Assalamu alaikum, my dear students. Our today's topic is Dr. C.V. Raman, the celebrated genius. Let us discuss it thoroughly. इसको हमने इस टॉपिक को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. इसके करीब करीब 14 पैराज हैं. 14 paras. It is comprised of 14 paras in a two-line para. It can be concluded. Then it is comprised of 15 paras. तो फर्स्ट पैरा में क्या डिस्कस किया गया है? Why Mediterranean Sea was such a dark shade of blue. इसको डिस्कस किया गया है. जब रोमन वॉयज पर जाता है, समंदरी सफ़र के लिए यूरोप के लिए जाता है समंदरी सफ़र से. पैरा 2 to 4 में क्या डिस्कस किया गया है? अबाउट एजुकेशन ऑफ द रोमन एंड हिज प्रोफेशन. और पैरा 5 में डिस्कस किया गया है फीलिंग्स ऑफ रोमन व्हाइल रिसीविंग नोबेल प्राइज. ये 1930 का इंसिडेंट है, वाक़ा है. पैरा 6 में है जब रामन की मीटिंग हो रही है लॉर्ड रदरफोर्ड के साथ, तो उसमें क्या हुआ. फिर पैरा 7 to 9 में डिस्कस कर दिया गया कि इसकी पर्सनल एक्सपीरियंस लाइफ में क्या है, लाइफ की फिलॉसफी ऑफ लाइफ क्या एज पर द रोमन पॉइंट ऑफ व्यू क्या थी. पैरा 10 में डिस्कस किया गया है कि साइंस और नेचर के बारे में. और पैरा 11 to 13 में इसमें पैट्रियाटिज्म एंड लव ऑफ अर्थ पर रामन ने बात की है. और लास्ट पैरा में जो फाइनल पैरा है, इसमें कौन कौन से अवार्ड्स कन्फर्ड किए गए हैं रामन को, इनको डिस्कस किया गया है. लेट्स टेक ऑल पैराज वन बाय वन. हम तमाम पैराज को डिस्कस करेंगे. ये 1921 की बात है जब रामन को यूरोप के दौरे के लिए जाना था. तो समंदरी सफर के लिए समंदरी जहाज में रामन थे. तो रामन बिल्कुल हैरत ज़दा थे जब उसने देखा कि मेडिटेरियन सी जो है जो बहीर रूम है, उसका पानी उसने गहरे यानी ब्लू रंग का उसको पाया. उसने कहा कि ऐसा क्यों हो सकता है. तो इसी क्वेश्चन के जब उसने इस पर सर्च कर दी, उसके आंसर में, उसके रिप्लाई में इसको एक्सप्लेन कर दिया गया रामन के जरिए. और इस वजह से रामन को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट हासिल हुई. यानी रामन ने नोबेल प्राइज इसी वजह से फिजिक्स में हासिल किया. तो ये रामन इस पहले पैरा में इसको डिस्कस कर दिया गया. अब नेक्स्ट पैराज जो हैं 2 to 4 पैराज जो हैं, इसमें रामन के बताया गया है कि रामन जिसकी पैदाइश 1988 को हुई, ये तिरुचिरापल्ली तमिलनाडु में उसकी पैदाइश हुई. रामन एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थे. उसने मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो है वो उसने 11 साल की उम्र में पास कर दिया. 11 years उसकी एज उस वक्त थी. और ही टॉपर द क्लास, फर्स्ट अव्वल आई क्लास में. फिर उसने 15 साल की जो उसकी एज थी, उसने प्रेसिडेंसी कॉलेज में ज्वाइन कर लिया, और जो मद्रास में वाक़ा है. और उसमें भी उसने टॉप किया अपने ग्रुप में. और 15 साल की उम्र में ग्रेजुएशन हासिल की. और पोस्ट ग्रेजुएशन यानी MA की डिग्री उसने हासिल की 17 साल की उम्र में. फिर रामन ने अपने ग्रुप में टॉप कर दिया. और रामन जो फर्स्ट प्रोफेशन उसने अडॉप्ट जो कर दिया, वो एक गवर्नमेंट सर्वेंट बन गए. असिस्टेंट अकाउंटेंट जनरल उसने ज्वाइन कर दिया. लेकिन 10 साल के बाद उसने उसको रिजाइन कर दिया. लास्ट में वो कहाँ पर चले गए कि उसने कलकत्ता यूनिवर्सिटी में बहसते असिस्टेंट प्रोफेसर ज्वाइन कर दिया फिजिक्स डिपार्टमेंट में. हालांकि उसको वहाँ लो सैलरी मिली थी, लेकिन फिर भी रामन को पढ़ाना और रिसर्च ही पसंद था. वो उसी पर ज़्यादा उसकी इंटरेस्ट लगी हुई थी. और उसने जो इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टिवेशन साइंस में उसने वहाँ अपने तजुर्बा जारी रखे और ज़्यादातर रिसर्च रामन ने वहीं की। तो यही
इन पैराग्राफ्स में यानी 2 to 4 पैराज जो हैं इसमें इस चीज को डिस्कस कर दिया गया है। और अब पैरा 5 जो है, 5 में रामन की फीलिंग्स क्या थी उसके बारे में उसने यानी इजहार कर दिया है कि 1930 में जब उसको नॉमिनेट कर दिया गया था वर्ल्ड यानी नोबेल प्राइज के लिए जो फिजिक्स में उसको दिया गया, तो उस वक्त माहौल क्या था जब वो ब्रिटेन में थे। उसके आसपास सिर्फ उसने वाइट फेसेस देखे, सिर्फ रामन अपनी टर्बन इंडियन टर्बन सर पे सजाए हुए वहाँ पर खड़ा था। जब किंग गत्सो ने उसे वो अवार्ड यानी अता कर दिया, तो रमन कह रहा है कि जब उसने देखा कि वहाँ पर वो इस फ्लैग के नीचे था जो ब्रिटिश फ्लैग था, यूनियन ब्रिटिश एम्पायर का फ्लैग था, तो उसे उस वक्त उसकी आंखों में वो आंसू निकल पड़े जब उसने देखा कि उसका मुल्क इतना गरीब है, यानी इंडिया इतना गरीब है कि उसको अभी अपना झंडा भी नसीब नहीं हुआ है। इसको बड़ी यानी महारत से इस पैरा नंबर 6 में डिस्कस कर दिया गया। इसके बाद है पैरा नंबर 7 to 9 यानी 7, 8 और 9। इन पैराज में क्या है कि डिस्कस किया गया है कि कैसे जो ये रामन था उसने आगे बढ़ा दिया गया इस बात को, फिर से यानी थोड़ा इलाबरेट कर दिया गया है कि कैसे वो सेरेमनी कंडक्ट की गई, कैसे उसने नोबेल प्राइज अवार्ड हासिल किया और उसके एहसासात उस वक्त कैसे थे, अपने मुल्क के बारे में वो क्या सोचता था और कैसे उसके जज्बात जो थे वो डिफरेंशिएट कर रहे थे अपने महकूम अवाम को और अपने जो उस वक्त जो हाकिम थे यानी ब्रिटिशर्स थे उनको वो क्या कर रहा था, उन ब्रिटिशर्स के जरिए वो अवार्ड्स रिसीव कर रहा था। अब पैरा नंबर 6 जो है, पैरा नंबर 6 में वो इंसिडेंट इसको तफसील से लिखा गया है कि तफसील से इसको डिस्क्राइब कर दिया गया है जब एक नौजवान रामन से कहता है कि आप ब्रिटिश में रहे हैं लेकिन फिर भी आपने हिंदुस्तानी जो वो टर्बन है, जो पगड़ी है, वो आपने पहनी नहीं छोड़ दी है। तो उस पर रामन ने उससे कहा कि उस यंगमैन को जवाब दे दिया, उस नौजवान को जवाब दे दिया। तब उसे he narrated him the full incident when he was going to receive the lecture delivered by great scientist लॉर्ड रुदरफोर्ड। तो उस वक्त उसने क्या कहा है कि जब लेक्चर शुरू हुआ था, रमन थोड़ी बहुत लेट हुए थे, उसे देर हुई थी, तो सीधे चले गए थे और बैक रो में अकेले बैठे थे तब। लेकिन हुआ ये था कि रामन ने ना रुदरफोर्ड ने कभी रामन को देखा था और ना ही उनकी आपस में बीच में इन दोनों के बीच में कभी मुलाकात हुई थी। तो फिर भी रुदरफोर्ड ने उसे कहा कि सीवी रामन, आप बैक रो में अकेले क्यों बैठे हैं, जरा आगे आओ। फिर रामन आते हैं और बैक रो में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे, फ्रंट रो में जो बड़े बड़े साइंटिस्ट बैठे थे उनमें वो रामन भी बैठ गए। लेकिन ये लेक्चर डिलीवर होने के बाद जब लॉर्ड रुदरफोर्ड फारिग हुए थे तो सीवी रामन ने उसे कहा, प्रोफेसर हाउ डिड यू रिकॉग्नाइज मी? अरे प्रोफेसर लॉर्ड रुदरफोर्ड, आपने मुझे कैसे पहचान लिया? दिस इज माय फर्स्ट ट्रिप टू इंग्लैंड एंड वी हैव नेवर मेट सो फार। मैं कभी इंग्लैंड नहीं आया था, तो हम कभी मिले ही नहीं थे। वेल, आई हैव रीड योर पेपर्स व्हेन आई सॉ अ पर्सन इन द audiences wearing a Madrasi turban, I knew it must be you। हाँ, ये तो सही है, लेकिन मैंने जब रो में एक बंदे को देखा जो मद्रासी टर्बन पहना हुआ था, तो मैंने बिल्कुल ये जान लिया कि ये वही आप ही हो सकते हो। तो फिर इस यंगमैन से कहा कि टर्बन इसके अलावा मुझे क्या दे सकता है? जब इतनी बड़ी गैदरिंग में, इतनी प्रेस्टिजियस गैदरिंग में, इतनी
यानी बहुत बड़े साइंटिस्ट के सामने मुझे पगड़ी ने पहचान दे दी, तो इसके अलावा इस टर्बन की क्या अहमियत हो सकती है। तो ये पैरा नंबर 6 में इसको डिस्कस कर दिया गया है। अब पैरा नंबर 7 to 9 में क्या डिस्कस कर किया गया है, हिज पर्सनल एक्सपीरियंस इन लाइफ एंड फिलॉसफी। तो पर्सनल लाइफ एक्सपीरियंसेस में रामन क्या कहता है, उसने कहा कि अभी तक मेरी उम्र 60 साल की हुई है। ये 60 साल इट वाज नॉट द रोज एंड मिल्क, ये फ्लावर्स और मिल्क ही नहीं थे, इसमें ऐश अशरफी नहीं है। मैं पैदल भी चला हूँ, मैंने भूख भी देखी है, मैंने पुराने फटे कपड़े भी पहने हैं, सब किस्म की मुश्किलात मैंने बर्दाश्त कर दिए हैं। लेकिन लाइफ के बारे में रामन कहता है कि लाइफ जो है इसका मजा है जैसा आप लाइफ को ले लेंगे। ये लाइफ में जो कामयाबी है ये उन लोगों की ही नसीब में नहीं है जो इंटेलिजेंट लोग हैं, ये उन्हीं का नसीब नहीं है जो यानी आला किस्म के लोग हैं, आला ओहदों पर फाइज हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि लाइफ उसने कहा है इट्स ए बिग गैम्बल, ये एक किस्म का जुआ है। जैसा इंसान को लाइफ में ले सकता है, लाइफ के मजे ले सकता है, ऐसा वो इसे एंजॉय करेगा। तो रामन कहता है कि जो जिंदगी में ग्रेट थिंग्स होती हैं, अगर लाइफ की नजाकत से उनको देखा जाए तो ग्रेट महसूस नहीं होते हैं। तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो इंसान को इस लाइफ का मजा, जिसे इंसान की जिंदगी का मजा आता है। फॉर एग्जांपल इंसान की अच्छी सेहत, ये जिंदगी की बहुत बड़ी नेमत है। इंसान जो रात के वक्त कम बहुत गहरी नींद सोता है, ये जिंदगी की एक बहुत बड़ी नेमत है। इसी तरह से जो इंसान फल फूल यानी फल खाता है, रोटी दाल खाता है, ये भी जिंदगी की एक अजीब नेमत है। इससे भी इंसान क्या कर सकता है कि इंसान जिंदगी को एक हसीन तरीके से बसर कर सकता है। तो इसके अलावा इसके बाद इंसान ने जो कुदरती चीजें हैं, बटरफ्लाई की मिसाल रामन ने दी है कि एक अजीब गरीब अच्छा तोहफा दे दिया है इंसान को। अगर इंसान इस जैसे बटरफ्लाई जैसे जानवरों को देख सकता है, इनकी मूवमेंट्स को, इनके यानी हलचल को देखता है, तो अपनी लाइफ को रंगीन बना सकता है। इसी तरह से जो रामन है, जो 10th पैराग्राफ है यानी पैरा नंबर 10 जो है, इसमें साइंस और नेचर के बारे में इसने बात की है। तो उसने कहा है कि जो नेचर है, नेचर और साइंस का आपस में गहरा ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर गाय जो घास खाती है, वो घास नेचर से वो हासिल करती है और फिर इसको कन्वर्ट किया जाता है कुदरत की ही तरफ से मिल्क में। मिल्क हमारे लिए फूड बन जाता है। जो वेजिटेरियन लोग, रामन जैसे वेजिटेरियन लोग इसको खाते हैं, इस पर इसको एज ए गुड नॉरिशमेंट वो लेते हैं। तो इस तरीके से इस 10th पैराग्राफ को भी इसने बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब कर दिया है कि साइंस और नेचर की आपस में रिलेशन क्या है। और 11th और 13th पैराग्राफ में क्या है कि रामन डिस्कस करता है कि पैट्रियोटिज्म एंड लव ऑफ अर्थ। पैट्रियोटिज्म क्या है? असल में रामन का मतलब है कि पैट्रियोटिज्म जो होता है, पैट्रियोटिज्म है ये लव ऑफ अर्थ है। जमीन से आप पैदा हुए हैं, जमीन में आपको जाना है, एशेस टू एशेस आपको मिलना है। यानी आप बिल्कुल अपने आप में वो तकब्बुर ना करें, क्योंकि फाइनल डेस्टिनेशन जो इंसान की होती है वो मिट्टी ही होते हैं। चाहे किसी को एक क्रीमेशन में जलाया जाए या किसी को ग्रेवयार्ड में दफन कर दिया जाए, बहरहाल दोनों सूरतों में इसकी जो यानी मंजिल है वो मिट्टी है, ऐसा रामन कहता है। लेकिन उसने कहा है कि जो हमने मिट्टी का जो हमने इसके लिए जो यानी
मिट्टी के से मोहब्बत जो करना है, इससे मिट्टी के साथ जो प्यार मोहब्बत है, ये हमने जाहिलों के हवाले कर दिया है, उन लोगों के हवाले कर दिया है जो इल्म है, ला इल्म है। मिसाल के तौर पर जो किसान लोग हैं वो ज़मीन जोतते हैं अनसाइंटिफिक तरीके से, इससे क्या होता है कि वो पैदावार हासिल नहीं हो सकती है जो साइंटिफिक तरीके से हो सकती है। रामन कहता है कि जो एजुकेटेड लोग हैं, इंटेलिजेंट लोग हैं, साइंटिफिक अप्रोच रखने वाले लोग हैं, इनको आगे आना चाहिए, इनको यानी ज़मीन से प्यार मोहब्बत करना चाहिए, ताकि यानी इसकी हक अदाई हो जाए। इसमें वो एक मिसाल भी देता है कि जब रोमन का एक बहुत बड़ा फेमस बादशाह, जब उन्होंने कहा कि जो रोम है, रोमन एम्पायर जो है ये खतरे में है, आपको रोम को बचाना है, तो उन्होंने उसको क्या देखा कि वो खुद हल चलाता था, जमीन को खुद जोतता था। तो जब वो एक डिक्टेटर बन गया, तब उसने कहा था, these plants I have grown, I give them water, I give them labor and they repay। ये जो प्लांट्स हैं मैंने उनको ग्रो किया है, वो उगे हैं, मैंने इनको सेंचा है, मैंने इनको अपना खून पसीना दिया है, और ये मुझे वापस उसका मुआवजा दे रहे हैं फलों की सूरत में, फसल की सूरत में। तो इसी तरीके से रामन जो है पैट्रियाटिज्म और लव ऑफ अर्थ और साइंस और नेचर को एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्ट करता है। फिर लास्ट पैरा जो है, जो जिसको यानी इसमें बात की गई है कि रामन के कंट्रीब्यूशन में रामन को कैसे, कौन से और कहाँ उसको कौन से अवार्ड्स कन्फर्ड कर दिए गए हैं। तो और रामन को भारत रत्न यानी हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अवार्ड जो है उससे 1954 में दे दिया गया। 1954 इसको भारत रत्न दे दिया गया। इसके बाद 1924 में यानी 1924 में रामन को फेलोशिप दी गई रॉयल सोसाइटी लंदन की तरफ से। 1929 में यानी इस ईयर में उसको नोबेल प्राइज दे दिया गया 1929 और 30 के दरमियान। और फिर उसको नाइटहुड, ब्रिटिश नाइटहुड जो है यानी उसको सर का खिताब भी दे दिया गया। ये अवार्ड भी रामन ने हासिल कर दिया। और 1957 में उसे इंटरनेशनल लेनिन पीस प्राइज भी दे दिया गया रामन को। इसी तरह से रामन ने जिंदगी में बहुत सारे जो अवार्ड्स हैं हासिल कर दिए। और आखिर में सीवी रामन जो हैं हिंदुस्तान के जो बहुत बड़े साइंटिस्ट, सबसे शायद हिंदुस्तान की तवारीख के सबसे बड़े साइंटिस्ट जो गुजरे हैं, उन्होंने 21 नवंबर 1970 को वो इस दुनियाई फानी से रहलत कर गए। थैंक यू।